एकनाथ जी, आपका स्वागत है हमारे शो सफ़र हिंदुस्तान में। सफ़र हिंदुस्तान एक सिर्फ हिंदुस्तान का सफ़र करने का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये हमें हमारे देश को अच्छे से जानने का सफ़र है। हमारे देश की स्वास्थ्य देखभाल, हमारे देश की शिक्षा, हमारे देश की कृषि और अन्य अलग अलग चीज़ें जिससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था जिस पे मजबूत है या फिर कमज़ोरी है, इस हमारे देश को जानने का एक सफ़र है। तो इन सफ़र में हम आपके ज़िला हिंगोली, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में आता है, इस ज़िला में आए और कई लोगों ने बताया कि आप ये एकनाथ जी की स्कूल जाकर देखिए, आपको बड़ी पसंद आएगी। मैंने कहा ठीक है, खासगी स्कूल वैसे तो देखने में मुझे कोई शौक़ नहीं, लेकिन अगर इतना बोलते तो मैं देख लेता हूँ। लेकिन इस गांव में आने के बाद पता चला ये एक खासगी स्कूल नहीं है, ये तो एक सरकारी स्कूल है, यानी एक ज़िला परिषद की गवर्नमेंट स्कूल है, फर्स्ट से फोर्थ स्टैंडर्ड तक। और ये स्कूल आज हमने काफ़ी सारे वीडियोस लिए और हम बहुत ही हैरान हैं कि इतनी खूबसूरत गवर्नमेंट की स्कूल हमारे महाराष्ट्र स्टेट में है। अब तक हमने सिर्फ खूबसूरत स्कूलों की कहानियाँ दिल्ली गवर्नमेंट से सुनी है, अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट से सुनिए कि बहुत अच्छी अच्छी स्कूलें हैं, प्राइवेट से भी अच्छी है। लेकिन महाराष्ट्र जैसे स्टेट में ये स्कूल होना बाकायदा नामुमकिन है, क्योंकि इसी ज़िले में मैं और 2 सरकारी स्कूलों में गया था जहां बेंचेस नहीं थे। तकरीबन 800 से 1000 बच्चे थे, लेकिन 10 कंप्यूटर थे, जिसमें से 9 कंप्यूटर नहीं चलते थे। वो बड़े जो मॉनिटर्स होते हैं वैसे थे, जिनमें से एक थोड़ा बहुत शायद चल रहा था। लैब नहीं थे, स्पोर्ट्स टीचर नहीं थे, स्पोर्ट्स के कोई भी इक्विपमेंट नहीं थे, यानी कि एक फ़ुटबॉल या फिर कोई भी थोड़ी भी स्पोर्ट्स की चीज़ें नहीं थी। तो इतनी बुरी हालत हमारी सरकारी स्कूलों की थी। तो आज आपकी स्कूल देखने के बाद बहुत ही दिल खुश हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके माता पिता किस गाँव से हैं? नमस्ते जी। मैं मेरी स्कूल की तरफ से आपकी जो टीम है यहाँ पर हमारे स्कूल को भेंट देने आई है। जी जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद। मैं इसी गांव का, डिग्रस कराड़े गांव हिंगोली तालुके में है जी, यही गांव का मैं रहिवासी हूँ। अच्छा। ये जो स्कूल है हमारी जिला परिषद केंद्रीय प्राइमरी स्कूल जी डिग्रस, ये 4वीं तक है। इसी स्कूल में मेरी पढ़ाई हो गई। अच्छा। मेरा प्राइमरी जो एजुकेशन है यही स्कूल में 1ली से 7वीं तक हुआ जी। इसके बाद मैं 8वीं से 10वीं तक हिंगोली की जो भारतीय विद्या मंदिर स्कूल है, वो भी सरकारी स्कूल नहीं, वो प्राइवेट स्कूल थी जी। वहाँ पर मेरा जो माध्यमिक शिक्षा वहाँ पर हो गई। उसके बाद मैंने 1981 से लेकर 83 तक D.Ed का जो एजुकेशन है, टीचर बनने का वो पूरा किया। बिल्कुल। और उसके बाद 84 में मैंने जिला परिषद ज्वाइन की जी। और औंढा नागनाथ में मैं 21 साल वहाँ पर, यानी जिला परिषद स्कूल में 25 साल तक वहाँ पर नौकरी हो गई। एज अ टीचर कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते थे? साइंस पढ़ाते थे मैं जी, 1ली से 8वीं तक। और मैथ, ये 2 सब्जेक्ट मेरे तरफ थे जी। और उसके बाद 2010 में मेरा प्रमोशन हुआ हेड मास्टर बोल के, एक सरकारी स्कूल से, सरकारी स्कूल में। तो मैंने वहाँ, जब हमारे माजरीकर साहब थे जी CO, उनको मैंने एक रिक्वेस्ट की कि सर मुझे मेरा जो गांव है जहाँ मेरी पढ़ाई हो गई जी, तो उस स्कूल में अगर मुझे प्रमोशन अगर दिया तो मैं एक अच्छा सा स्कूल वहाँ बनाऊँगा जी। मेरी जो तमन्ना है कि मेरे आखिरी की जो 10 साल है जी नौकरी के, तो मैं मेरे गांव की स्कूल के लिए मैं दे सकूं जी। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान दी जी, और उन्होंने यहाँ पर प्रमोशन दिया। और 10 साल में हमने जो एक अच्छा मॉडल स्कूल। आप कौन से ईयर में ये स्कूल में आए? 2010 में, दिसंबर 2010 में आपका प्रमोशन हो रहा था। एज इन आप कौन सी पोस्ट पे? हेडमास्टर, यानी ये स्कूल के मुखिया करके आपकी यहाँ पर ट्रांसफर हो चुकी थी 2010 में। ये स्कूल की स्थिति क्या थी तब? यहाँ पर उतना तो फंड भी उस टाइम नहीं था सर्व शिक्षा। यानी मैं अगर ये कहूँ कि जो दूसरे आज 2 मैं सरकारी स्कूल देख के आया हूँ, जिनमें कहीं हद तक बेंचेस भी नहीं थे, टूटे हुए बेंचेस थे, कई क्लासरूम्स बंद थे, स्पोर्ट्स रूम भी ढंग के नहीं थे, कंप्यूटर्स भी ना के बराबर थे, वैसी अवस्था ये स्कूल की भी थी? वैसी अवस्था थी, कंपाउंड वॉल नहीं था। अच्छा। बाद में अलग अलग स्कीम के जरिए हमने पूरे बना के लिए जी। और हमारे स्कूल में जो पहले स्टूडेंट्स
थे, अच्छा अच्छा ज़्यादा ही थे। अच्छा और बाद में यहाँ का जो माहौल था उतना अच्छा नहीं था। अच्छा। तार कंपाउंड था, हम्म, टॉयलेट की दुरावस्था थी। अच्छा। तो हमने पहले हमारी जो शाला व्यवस्थापन समिति, ग्राम पंचायत, हमारा जो स्टाफ है, उनकी हमने पहले मीटिंग ली अच्छा। कि अपने को पूरा स्कूल का माहौल अपने यानी को बदलना ग्राम है। पंचायत इस गांव की। अच्छा उनके जो मुखिया सरपंच रहते उनसे संपर्क किया। हमारा जो शाला व्यवस्थापन समिति है, जी स्कूल कमेटी, जी। तो उनकी हमने मीटिंग ली और पूरा माहौल अपने को चेंज करना है, ऐसा प्रस्ताव। या आपके दिमाग में एक ख्याल क्यों आया कि इसका माहौल बदलना है? क्या जिस स्कूल में आप पहले सिखाते थे मैथ्स और साइंस, वो स्कूल बहुत अच्छी थी, वो उसका सरकारी स्कूल थी और बहुत अच्छी वो भी थी? सरकारी स्कूल थी, मगर यहाँ का जो रूरल एरिया है हमारा गांव, तो यहाँ के जो बच्चे इधर उधर जाते थे, एडमिशन यहाँ पर ज़्यादा नहीं थे जी। तो यहाँ का आनंददायी वातावरण अगर हमने बनाए लेकिन खेलने क्या के लिए, खेलने वो के स्कूल में जहां आप पढ़ाते थे पहले, क्या वो बहुत अच्छी थी? वहां सब कंपाउंड से लेकर क्लासरूम से बहुत अच्छे थे? नहीं, वहाँ पर भी वैसी अवस्था थी जैसे ये स्कूल की थी तब। तो फिर आपको ये स्कूल में एज ए हेडमास्टर आने के बाद ये ऊर्जा कहाँ से आई कि ये स्कूल को मुझे बहुत अच्छा बनाना है? ये कहाँ से अचानक ख्याल आया? नहीं, ये तो मेरा गांव था। अच्छा था, आपकी पैदाइश वाला गाँव। पैदाइश हो गई थी। हमारा मेरा भी कुछ ऋण था यहाँ के स्कूल के बारे में, दिल का लगाव। हाँ, दिल का लगाव था। बिल्कुल। और माहौल अगर अच्छा बनाए, आनंददायी वातावरण बनाए, बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स स्कूल की तरफ आते हैं। बिल्कुल। तो ये मैंने सोचा कि उनको खेलने के लिए सुविधा, जी, टॉयलेट की सुविधा, बिल्कुल, पीने के पानी की सुविधा, ये अगर हमने बनाए तो स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन बढ़ सकते हैं, ऐसा मैंने सोचा। बिल्कुल। और उस पर पहले ध्यान दिया। हाँ। बाद में 2013-14 में बिल्डिंग का फंड आया। 15-16 में कुछ फंड आया, 25 लाख की बिल्डिंग का फंड आया था। अच्छा। उसमें हमने 6 रूम बना दिए। तो 25 लाख का फंड 2015-16 में आया था। तो अपने ये इमारत खड़ी किए थे, उससे पहले ये दो हाँ, टीन के रूम, सिर्फ ग्राउंड थे और टीन के रूम थे। अच्छा, ये इमारत थी नहीं थी? अच्छा अच्छा। मैं आने के बाद वो बनाई। अच्छा अच्छा। और सर्व शिक्षा अभियान ने अंदाजन कितने का फंड था ये? 25 लाख का। 25 लाख का फंड था। तो आपने ये बिल्डिंग बनाने में खर्च किए? इधर जो हमारे सांस्कृतिक सभागृह बना है जी, तो वहाँ पर तो टीन के ही रूम थे जी, वो डिसमेंटल करके हमने वहाँ पे सांस्कृतिक सभागृह बनाए। ग्राम पंचायत में 14 वित्त आयोग, 15 वित्त आयोग में जी कुछ मदद की। उसकी फर्शी है, टाइल्स है, और उसके स्लाइडिंग खिड़कियाँ है, वो सब उन्होंने बना के दिए। अच्छा। और गए साल महा ऊर्जा जो हमारा डिपार्टमेंट है, अच्छा, तो उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है जी, तो उन्होंने 35 फैन, 35 ट्यूब, 35 बल्ब हमारे स्कूल को दिए। अच्छा, उनके बजट में से आपके स्कूल के लिए प्रोवाइड किए? हिंगोली तालुके में के 2 स्कूल थे। अच्छा। उसमें से हमारे एक स्कूल है। यानी आपकी स्कूल में जो तरक्की की जो पहली बड़ी सीढ़ी थी वो थी 2015 में, जब आपकी स्कूल को एक अंदाजन 25 लाख का फंड मिला ये बिल्डिंग खड़ी करने में। तो क्या मैं ये आपको उसके पहले हमने 2010 में एक संत गाड़गे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान चलाया गया था महाराष्ट्र शासन की तरफ से, तो वो उसमें हमने सहभाग लिया। अच्छा अच्छा। तो उसमें स्टेट का जो प्राइज है, तो प्राइज हमने लिया था, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, सुंदर शाळा, स्वच्छ व सुंदर शाळा। अच्छा अच्छा। साने गुरुजी स्वच्छ व सुंदर शाळा, ये जो पुरस्कार था वो कैसे मिला? 2010 में मिला था। वो कैसे मिला? उसमें एक तो पानी की सुविधा अच्छी थी, टॉयलेट की सुविधा जी, बिल्डिंग की सुविधा, वृक्षारोपण। अच्छा अच्छा। उसको 100 मार्क थे, यानी पेड़ पौधे काफी लगाए थे, सब सुविधा सफाई रखे थे, इसलिए अवार्ड मिला था। वो स्टेट में हम फर्स्ट में आए थे जी। तो पूरे महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र 2010-11 में। अच्छा था। तो 4,60,000 का वो भी बजट हमको वो गिफ्ट मिला था आपकी स्कूल। ग्राम विकास मंत्री जबकि जयंत पाटिल थे, उनके जो भी राष्ट्रवादी के अध्यक्ष है, हाँ, उनके हाथों से हमारा सम्मान किया गया था। बिल्कुल। तो हमारी सरपंच, हमारी जो शाला व्यवस्थापन समिति की जो अध्यक्ष है और मुख्याध्यापक, इन तीनों का सत्कार वहाँ पर करे थे। यानी ये एक बड़ा पहलू था। वो एक फंड जिस रूप में, और उसके लिए आपने सिर्फ स्कूल को खूबसूरत रखे, पेड़ पौधे लगाए, यानी एक दिल का काम किए थे जो दिखने में आया, जिसकी वजह से अवार्ड मिला। तो ये बड़ा, उसका जो फल था बड़ा मीठा निकला। हाँ, उसके बाद 15-16 में स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय एक ऐसे एक ये हो गया था, योजना, पुरस्कार था। अच्छा। तो उसमें
एक ऐसा था कि 10 स्टूडेंट के लिए एक नल होना चाहिए पानी पीने के लिए, अच्छा अच्छा, हाथ धोने के लिए, 10 स्टूडेंट के लिए 10 एक स्टूडेंट नल के लिए। अच्छा, तो वो नॉर्म्स थे उसके स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय के। तो हमारे पास वो हैंड वॉश स्टेशन नहीं था, बिल्कुल। तो हमने लोकसभा कलेक्ट करके, यानी इस गांव के में जो रहने हमारे वाले जो लोगों जो पालक है, गांव में के जो दानशूर व्यक्ति है, उनकी तरफ से कुछ दान लिया, कुछ वर्गनी ली और 50,000 का एक हैंड वॉश स्टेशन बनाई जिसमें 32 नल है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ कोविड तो अभी शुरू हो गया, बिल्कुल। 2 साल पहले से। तो लेकिन उसके पहले हमारे बच्चे जो है 2014-15 में हमारे बच्चे साबुन से हाथ धोते हैं। लेकिन ये आपका सफर कैसा रहा, लोगों के पास जा करके एक सरकारी स्कूल के लिए आप कुछ धन इकट्ठा कर सके, लोगों ने आप में विश्वास कैसे किए, मतलब किस बात पर? हमने 2010 से कुछ लोकसभा जमा करे थे। अच्छा, पेड़ों के लिए जालियाँ, गैस कुकर, अच्छा, ऐसा हमने स्टार्टिंग में हमने थोड़ा थोड़ा करे थे। और हमारे जो स्टूडेंट है इस स्कूल के, जो माजी विद्यार्थी है जी, उनको हमने कांटेक्ट करे कि भाई तुम यहाँ पे पढ़े, इस स्कूल के लिए भी आप कुछ तो भी देना लगता है। पहले के विद्यार्थी आपने उनको कांटेक्ट किए और उनको आह्वान किए कि भाई ऐसा ऐसा अपने को काम करने का है, अपन तो अपनी नौकरी को लग गए, तो पैसा अपन कमा रहे हैं, स्कूल का कुछ तो भी देना है अपने लिए, तो अपन इसके लिए कुछ वर्गनी जमा करके काम कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा काम बढ़ते गया। हैंड वॉश स्टेशन 50,000 का लोगों ने सहभाग दिया। अच्छा, 10 स्टूडेंट के लिए एक नल यहाँ पे है। अभी बच्चे दोपहर के जो मध्याह्न भोजन हम देते, तो खाने के पहले, वो बैठने के पहले हाथ धोते और 5 मिनट के अंदर खाना खाने के लिए बैठ जाते। अच्छा, यहाँ का जो शालेय पोषण आहार जो है, जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, वो भी दर्जेदार रहता है। हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर है, हमारे संचालक, अच्छा, शिक्षण संचालक दत्तात्रेय जगताप साहब, अच्छा, तो उन्होंने भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने भी मध्याह्न भोजन खा के देखे अच्छा, कि यहाँ की क्वालिटी कैसी है, कि जो हम स्टेट से यहाँ पे जो स्कीम देते वो स्कूल लेवल तक बच्चों तक पहुँचती है कि नहीं, और कैसे किस तरह किस क्वालिटी की दिया जाता है, पौष्टिक खाना होता है। तो उन्होंने खुद खा के देखे। अच्छा, तो उन्होंने भी यहाँ के क्वालिटी की तारीफ की थी जी। टेमकर साहब भी आए थे, जॉइंट डायरेक्टर आदरणीय जगताप साहब भी आए थे जी। उन्होंने भी यहाँ का पूरा एजुकेशनल जो प्रोग्राम हमारे उपक्रम चलते हैं जी, उनकी भी जानकारी ली थी। अच्छा, आप 2015-16 में जो 25 लाख का फंड मिला, उससे आपने बिल्डिंग खड़ी की है, तो ये जो आपकी स्कूल को जो फंड मिला, क्या ये दूसरे सरकारी स्कूल्स को भी मिलता है ये फंड, या बहुत मुश्किल से मिलता है? क्योंकि दूसरी स्कूलों में ऐसी कोई तरक्की नहीं, ऐसी कोई बिल्डिंग भी आपको सर्व शिक्षा अभियान में जहाँ जहाँ स्कूल और ये रूम नहीं है, क्लासरूम नहीं है जी, स्टूडेंट है, क्लासरूम नहीं है, तो वहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान में से फंड मिलता है जी। जो स्कूल के जो मुखिया चलाते हैं, जैसे आप यहाँ ऑनलाइन हम जो यूडाइस में माहिती भरते हैं कि जितने स्टूडेंट है मालूमात देते हैं, क्लासरूम है जी, और क्लासरूम अगर वो हिसाब से नहीं है, अच्छा अच्छा, 30 तो आप रिक्वायरमेंट डालते हैं, वो हिसाब से हमको मिल तो आपके नज़दीकी यहाँ हिंगोली में या फिर आसपास के ज़िले में यहाँ पर नज़दीकी एजुकेशनल जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है वो कहाँ पर है? जो शिक्षा का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होता है हमारा जिला लेवल पर है, हिंगोली में। और अगर हिंगोली में आप जाते हैं और कुछ चीज़ों की मांग करते वो नहीं होता, तो फिर अगले कौन से स्तर पे आप पुणे चले जाते हैं, जहाँ मुखिया सबसे बड़ा ऑफिस है हमारे महाराष्ट्र में शिक्षा का? पुणे में डायरेक्टर ऑफिस है, मगर उधर जाने की जरूरत नहीं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही सब हमारे काम हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। और रूम का जो है तो ऑनलाइन हम रिक्वायरमेंट डालते हैं यूडाइस में जी, तो हिसाब से रूम मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा। अब बाकी जो हमने जो डिजिटल क्लास बनाए, अच्छा, हमारे काफी सारे कंप्यूटर्स थे, हमारे स्पीकर्स हर रूम में थे, टीवीज थे, ये कैसे? हमारे यहाँ पे 372 स्टूडेंट है। अच्छा, चौथी तक पहले से चौथी तक स्कूल है, 72 स्टूडेंट है। जिले में सबसे ज्यादा स्टूडेंट 1 से 4 तक ये पूरे हिंगोली जिले में आपके हमारे टॉप है। अच्छा अच्छा, सबसे बड़ी स्कूल है, बड़ी संख्या में बच्चे सरकारी स्कूल में आते हैं। अच्छा। और दूसरी एक बात है कि हमने विश्वास कैसा संपादन किया लोगों का, तो पालक लोगों का। अच्छा। कि हमारे जो टीचर है, अध्यापक है, उनके भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ने आते हैं। तो लोग सोचते हैं कि भाई हिंगोली के जो स्कूल है वहाँ पर भेजने की वजह आप यही स्कूल में आप एडमिशन क्यों नहीं ली? बिल्कुल, टीचर लोग यहाँ पे हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं जी,
तो पैसा खर्च करके हम प्राइवेट स्कूल में नहीं डालेंगे। अभी फिलहाल तो जितने भी हमारे इंग्लिश स्कूल या इधर बाहर के स्कूल में तालुका लेवल पे जाने वाले जो बच्चे थे जी, तो उनके पूरे एडमिशन हमारे स्कूल में हो गए। अभी फिलहाल टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है? हाँ, हमारे 12 टीचर, मैं एक मुख्याध्यापक, अच्छा 11 टीचर और नॉन टीचिंग में एक हमारा पियून है। अच्छा। तो फिर इस गांव के ही सिर्फ लोग यहाँ आके पढ़ते हैं कि आज जिला में और भी कोई गांव के? हमारे गांव के यहाँ पर है। अच्छा, और जो रिश्तेदार है जी कि भाई डिग्रस की स्कूल अच्छी है जी, तो रिश्तेदार के यहाँ पे कुछ मामा के यहाँ, मौसी के यहाँ जी, यहाँ पढ़ने आते हैं बच्चे। अच्छा, यानी इस गांव के बाहर से भी लोग अगर आना चाहे तो एडमिशन मिल सकता है यहाँ पे। बिल्कुल। और दूसरी एक चीज़ आपको स्कूल के बारे में पूछना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग आज के युग में सरकारी स्कूलों पे उनका विश्वास नहीं है, वो खासगी स्कूल में ही अपने बच्चों को भेजने में विश्वास रखते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि लोग ये सिस्टम जो है इतना हमारा कमज़ोर क्यों है कि आज सिर्फ आपकी स्कूल छोड़कर बाकी सरकारी स्कूलों में लोगों का विश्वास कम होने का बड़ा कारण क्या होता है? वहाँ ऐसा क्या कमी है? वहाँ के मुख्य अध्यापक ध्यान नहीं देते, फिर वहाँ के टीचर्स नहीं ध्यान देते, वातावरण आपने इतना अच्छा कैसे निर्माण किया जो वहाँ नहीं हो पाया, उसका कारण क्या है? नहीं, प्राइवेट स्कूल में कुछ सुविधा ज़्यादा होंगी जी, उसका अट्रैक्शन भी लोगों के मन में उसका असर भी थोड़ा बहुत होता होगा जी, मगर ये 3 साल में अगर देखें तो बहुत सारे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में से जिला परिषद के स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अभी अगर आपने IAS की जो लिस्ट देखी होंगे उसमें से जितने भी सेलेक्ट हो गए, अच्छा, तो जिला परिषद स्कूल में से मैक्सिमम लड़के उसमें सेलेक्ट हो गए। जी, बिल्कुल, इनका भी असर लोगों पे हो जाता है। अच्छा, अब 2-3 साल में बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में से जिला परिषद स्कूल डाइवर्ट हो रहे हैं। जी, कई गाँव में हम गए जहाँ बच्चे जिला परिषद की स्कूल में सिर्फ 10वीं तक नहीं 12वीं तक यानी उनकी हाई स्कूल तक भी पढ़ाई किए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़े। इसका मुख्य कारण था उनके पिता किसान थे और उन्हें अपने बच्चों की ज़रूरत है किसान काम करने में, और वो गांव में कहीं या फिर पूरे ज़िला में नौकरियां नहीं है। हिंगोली ज़िला में खास करके नौकरियां ना के ही बराबर है, नहीं है अगर कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। तो वो फिर खेती करना शुरू कर ले, वो उनका किसान जो है परिवार, तो वही व्यवसाय में वो लोग लग जाते हैं। तो वो बोलते कि फिर 12वीं तक हम पढ़े, उसका फ़ायदा क्या था? तो हम क्यों हमारे बच्चों को स्कूल में भेजें? तो आपको क्या लगता है इसका मुख्य कारण क्या है और ऐसे लोगों का आप क्या मैसेज दे सकते हैं? रूरल एरिया में कैसा है कि जहाँ 12वीं तक स्कूल है, अच्छा, सुविधा है, वहाँ लड़कियाँ कम से कम 12वीं तक तो भी पढ़ती है। जी, 18 साल उनका ये जो जाता है उनके बाद उनकी शादी हो जाती है। जी, अगर वहीं पर सुविधा अगर हायर एजुकेशन की अगर रही जी तो लड़कियां पढ़ सकती है। जी, और नौकरी के लिए पढ़ना, ये जो मानसिकता ग्रामीण एरिया में है जी वो बदलनी चाहिए। अच्छा, यानी नौकरी नौकरी अक्सर लोग पढ़ाई इसीलिए करवाते ताकि अच्छी नौकरी मिले। और रूरल एरिया में और भी कोई कारण है? रूरल एरिया में वैसी सुविधा नहीं है। अच्छा, जैसे कि नाइट की जो अभ्यासिका स्टडी सर्कल जी जो सिटी में रहते हैं। अच्छा, तो हमने ऐसा सोचा है कि आगे चल के 1-2 साल बाद अच्छा एक अच्छा सा यहाँ पे एक स्टडी सर्कल हम शुरू करने का हम सोच रहे हैं। अच्छा, कि जो ग्रेजुएट बच्चे हैं जी उनके आगे पढ़ाई के लिए, क्यों MPSC UPSC की तैयारी के लिए जी उनको यहाँ पे पढ़ाई की सुविधा अगर उन्होंने दी, अच्छा, जो पुलिस भर्ती है, तलाटी भर्ती है, ग्राम सेवक की भर्ती है, अच्छा, उनके लिए स्टडी सर्कल अगर हमने यहाँ पे शुरू किए, अच्छा, तो हिंगोली जैसे सिटी में जाने की जरूरत नहीं, उनका जो जाने आने का खर्चा है, अच्छा, वहाँ का जो चार्जेस है स्टडी सर्कल के, अच्छा, तो उनको भरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, तो यहीं पर वो स्टडी कर सकते हैं, यहीं पर ही आगे हमारे हिंगोली में कुछ ऐसे गांव है, अच्छा, जैसे कि रांझाड़ा बोल के एक गाँव है जी, वहाँ पर 82 अधिकारी है, क्लास 1 क्लास 2। अच्छा, वहाँ का माहौल अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे सावा एक गाँव है, वहाँ के 70 पुलिस कर्मचारी है जी, तो वहाँ पे लोगों ने खुद की एक अभ्यासिका वहाँ पे ग्राम पंचायत गांव के लोगों ने शुरू की है। वहीं बच्चे स्टडी करते हैं, प्रोत्साहन देने के लिए ग्राउंड भी वहाँ पे उन्होंने बनाए रनिंग के लिए। तो अच्छा, वहाँ वैसा जैसा माहौल वहाँ पुलिस भर्ती के लिए बन गया। बिल्कुल। तो बाकी जो नौजवान है, बाकी जो युवक है 12वीं के तो ग्रेजुएट करने वाले हैं, अच्छा, तो उनको एक दिशा मिल गई कि भाई हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इनको यश मिल गया, ये सक्सेस हो गए,
इनके पीछे हम भी कर सकते हैं। अच्छा। ऐसा माहौल जिस गांव में अगर हो गया तो पढ़ाई का जो ये है वो स्तर आगे बढ़ सकता है। अच्छा, तो फिर पहले से चौथी में बच्चे यहाँ पढ़ने के बाद 5वीं से 10वीं कहाँ कर लेते? 5वीं से 12वीं तक यहाँ पे एक स्वामी विवेकानंद स्कूल है। अच्छा, वहाँ पर जाते हैं। 5वीं से 12वीं तक, 5वीं से 10वीं तक है। अच्छा, और 11वीं 12वीं पर यानी जूनियर कॉलेज भी वहाँ पर है। वहाँ पर भी। तो वो जो स्वामी विवेकानंद स्कूल है, आप थोड़े वो स्कूल के बारे में बता सकते हैं? वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? प्राइवेट है, गवर्नमेंट फंडेड है? गवर्नमेंट फंडेड है। अच्छा, वहाँ पर भी 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं। अच्छा, यानी यहाँ से जो 450 बच्चे जाते हैं, यहाँ से 101 बच्चे जाते हैं। अच्छा, हर साल 34 पास होके। अच्छा, 100 बच्चे जाते हैं। बाकी जो आजू बाजू की जो खेड़े हैं, अच्छा, तो वहाँ से गांव से। वो स्कूल के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? क्योंकि शायद वो स्कूल आपके भाई ही चलाते हैं। नहीं, ये सच है? वो भाई है, हमारे चचेरे भाई है। चचेरे भाई? अंकल है हमारे। अच्छा, दोनों चलाते हैं। अच्छा। वहाँ पर भी एजुकेशनल की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है। अच्छा, इसीलिए वहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अच्छा, अगर क्वालिटी नहीं रहती तो वहाँ पर इतने बच्चे नहीं पढ़ते थे। मैं वो स्कूल के बारे में आपको इसीलिए पूछा क्योंकि पहले तो वो आपके स्कूल से बहुत नज़दीक है। दूसरी चीज़, आपके स्कूल में बच्चे चौथी के बाद 5वीं अक्सर वहाँ पढ़ने जाते हैं। और ये विषय इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर स्कूल को एक व्यवसाय करके देखा जाता है। यानी ये स्कूल एक धंधा है, पैसे कमाने का ज़रिया है। जो सरकार फंड प्रोवाइड करती है, जो ग्रांट्स देती है 5वीं से 10वीं के लिए खास करके, तो उससे काफ़ी सारे जो स्कूल चलाने वाले होते हैं उसे एक बिज़नेस करके चलाते हैं। यानी स्कूल में जब टीचर्स लोग की भर्ती होती है तो उनसे 10-15 लाख रुपए अपनी खेती बिकवा कर या कैसे ना कैसे वो ले लेते हैं और फिर उससे उनके अपनी जेब भी भर लेते हैं, थोड़ा बहुत स्कूल में भी मरम्मत कर लेते हैं और ये एक बिज़नेस करके काफ़ी लोग चला पाते हैं। इसकी वजह से काफ़ी उन गरीब परिवारों में जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों की ग्रेजुएशन टीचर बनने के काबिल बनाया, उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाती। तो ये बहुत ही सरासर गलत तरीके का गैर इस्तेमाल किया जाता है हमारे सरकारी फंड्स का। लेकिन वो स्कूल में मैंने काफ़ी सारे टीचर्स को पूछा और उन्होंने बिना कैमरा के, विदाउट एनी रिकॉर्ड, उन्होंने कहा ये स्कूल वैसी नहीं है। मैंने ऐसी भी स्कूलों का नाम लिया, उन लोगों का नाम लिया जो ऐसे धंधे वाली स्कूल चलाते हैं। उन्होंने मान्य किए, हाँ बिल्कुल ये ऐसा डोनेशन देकर टीचर बनने वाला व्यवसाय बहुत आम बात है, लेकिन ये स्कूल में नहीं है, हम बहुत खुश हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कुछ और रोशनी इस विषय पे डाल सकते हैं क्योंकि आप अच्छे से वो स्कूल को भी जानते हैं और अन्य लोगों को इस ज़िले में जानते हैं जो एक व्यवसाय करते हैं। तो आपका कहना क्या है कि ये हकीकत में बहुत, ये आप पहले तो ये चौंकाने वाली बात तो नहीं होगी शायद? नहीं, अभी जो गवर्नमेंट ने पवित्र पोर्टल जो शुरू किया था कि जिसमें जो क्वालिटी जिसमें है, जो अच्छा लड़के बीएड पास हो गए तो उनके जो मार्क के हिसाब से उनको पवित्र पोर्टल में से उनको सिलेक्शन उनका अभी शुरू है। अच्छा, तो वो सिस्टम अच्छी रहेंगी इसके लिए। अच्छा। लेकिन ये व्यवसाय जो स्कूल का है ये आम बात है, आप भी इससे वाकिफ़ है? नहीं, ये तो मैं नहीं बोल सकता यहाँ। अच्छा, आप इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे शायद? अच्छा, दूसरी एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इन स्कूल के बच्चों को जो खाना मिलता है ये किस ज़रिए से मिलते हैं? स्कीम्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट के स्कूल में स्कीम्स कौन से तरीके के होते हैं? तो यहाँ पर जो MDM स्कूल है, मध्याह्न भोजन, तो उसका जो मटेरियल आता जी, जो धान्य, मूंग दाल है, चावल है, वो गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई किया जाता है। बिल्कुल। यहाँ पे पका के वो बच्चों को दोपहर के ब्रेक में दिया जाता है। अच्छा, बिल्कुल। और बाकी जो अपंग स्टूडेंट है जो आ नहीं सकते उनको मददनीश भत्ता सर्व शिक्षा अभियान में से, समग्र शिक्षा अभियान में से दिया जाता है। अच्छा, बाकी अल्पसंख्यक स्टूडेंट जो हैं मैट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ति उनको भी मिलती है। जी। और सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ति वो भी मिलती है। आदिवासी कल्याण शिष्यवृत्ति वो भी मिलती है। बिल्कुल। जो कैंडिडेट है, और सभी लड़कियों को जी 2 यूनिफॉर्म मिलते हैं। बिल्कुल। और SC ST के जो लड़के हैं जी, बॉयज़, उनको भी मिलते हैं। अच्छा। और जो दारिद्र्य रेशे बिलो ये DRD में से जी, उनको भी 2 यूनिफॉर्म मिलते हैं। बाकी ओपन के जो बच्चे, उनके जो यूनिफॉर्म वो उनके जो पालक है
वो लोग खरीद लेते हैं। अच्छा, तो हमारी एक ऐसी राय है कि बच्चों तो सभी इस तरीके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ओपन के बच्चों को भी दिया जाए। अच्छा, फिर जो जाति भेद जो अपन मिटाना चाहते हैं जो होता है, हाँ, तो बच्चों में से प्राइमरी स्कूल में से जो वो शुरुआत होती है, शुरुआत होती है कि भाई वो SC/ST का बच्चा है, उनको मिलता है, मेरे को नहीं मिलता, मैं ओपन का हूँ। बिल्कुल, बच्चों में ये जातवाद का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, वो भेदभाव मिटाने के लिए अगर सभी बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने अगर यूनिफॉर्म दिए, हाँ, तो जाति भेद का जो मामला है, अच्छा, तो इसी प्राइमरी लेवल पे वो बच्चों के दिमाग में नहीं आएंगे। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिस तरीके से आप स्कूल चला रहे हैं। एक आखिरी चीज़ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा हमारा इंटरव्यू कंप्लीट करने से पहले, वो ये है कि आज आपको अगले कुछ कदम जो आपने सोचे हैं स्कूल के लिए उठाने हैं या फिर हमारे देश की प्रगति के लिए उठाने हैं, तो इसके लिए आपको सरकार की तरफ से, हमारी शिक्षा मंत्री की तरफ से ऐसे कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है आपकी स्कूल को, फिर या फिर हमारे देश की बाकी सारी अन्य सरकारी स्कूलों को? कुछ आपके पास प्लान है या आपकी कुछ ज़रूरतें हैं? नहीं, एक तो जो वैकेंसीज़ है, अच्छा, बहुत सारे स्कूल में टीचर की कमी है, तो वैकेंसी अगर क्लियर भी करे तो अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। यानी वैकेंसी की भर्ती नहीं हो रही है? अच्छा, तो वैकेंसी भी भरनी चाहिए। अच्छा, क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, ये बात है। बाकी जो बिल्डिंग का फंड है वो तो जैसे हम रिक्वायरमेंट देते हैं वो हिसाब से मिल जाता है। अच्छा, स्कूल के बाहर जाके अगर हम सोचे तो मैंने बोला, जैसा बताया कि जो 12वीं के बाद जो पढ़ाई रहती है, जो बच्चे स्पर्धा परीक्षा में कोई कोशिश करते हैं जी, तो बाहर जाने की वजह अगर सर्कल लेवल पे या बड़ा गांव जहाँ पर है, जैसा डिग्रस है हमारा जी, तो वहाँ पर स्टडी सर्कल अगर गवर्नमेंट ने शुरू करे बिल्कुल, तो शिक्षा की जो ये है नौकरी को लगने का, हाँ, तो अच्छी तरह से वो कर सकते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल, आपको बिल्कुल धन्यवाद कहना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा लगा हमारा आपसे बात जो करने। गांव है वो दानशूर लोगों का गांव है। अच्छा, 2.5 लाख रुपए यहाँ पे बिल्डिंग के लिए लोगों ने दिए, जहाँ पे डिजिटल क्लास बनाने के लिए हर क्लास में डिजिटल क्लासरूम है जी, वहाँ पर टीवी है, बिल्कुल, ऑडियो सिस्टम है, कंप्यूटर है जी, और एक अभिमानास्पद हमारे गांव में एक बात हो गई कि हमारा यही स्कूल का एक स्टूडेंट है, तो वो रेल अपघात में एक्सीडेंट में वो मारा गया था। हाँ, तो उसके स्मरणार्थ उनके पिताजी अकेला लड़का था, वो इकलौता बेटा था, तो एक्सीडेंट में मारा गया, तो उनके स्मरणार्थ उनके माता पिताजी ने 7 लाख 8 लाख रुपए खर्च करके 2 क्लासरूम हमारे स्कूल के लिए उन्होंने डोनेट किए। अच्छा, उनका भी उल्लेख यहाँ पर मैं जरूर करना चाहूँगा। हमारे दोस्त ही हो केशव किशन गोरे बोल के, जो ST महामंडल में काम करते हैं, वो कंडक्टर है। अच्छा, उनकी परिस्थिति भी जमते हैं, वैसे ज़्यादा पगार उनको है ही नहीं, तो वही हिसाब से उन्होंने अपने पगार में से अलग पैसा निकाल के अपने बच्चे का जो स्मारक है उनकी याद अगली पीढ़ी तक जाए जी, इन्होंने 2 रूम बांध के दिए। बिल्कुल, 8 लाख रुपए खर्चा करे उन्होंने स्कूल के लिए दी। एक अच्छी बात यहाँ पे हो गई जी। हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज भी हमारी सरकारी स्कूलों में लोगों का विश्वास है, कई सारे लोगों का विश्वास है। हाँ, ये बिल्कुल सच है, कई सरकारी स्कूलों की अवस्था बहुत ख़राब है, इसीलिए कई लोग सरकारी स्कूलों के बारे में सोचने से भी डरते हैं। जैसे सरकारी अस्पताल में जाने से डरते हैं, वैसे ही सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भर्ती करने से भी डरते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास है कि एक सरकारी स्कूल भी उस तरीके की सफलता प्राप्त लोगों को बना सकती है। तो धन्यवाद जी। थैंक यू। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज आपने देखे कैसे एक ईमानदार अच्छे स्कूल के प्रिंसिपल ने, एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने किस तरीके से एक स्कूल को बहुत ही बेहतरीन बनाया। तो दोस्तों, बिल्कुल समाज में बहुत ही अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं और ये लोग हमारे हीरो होने चाहिए। तो बिल्कुल एकनाथ जी, आप हमारे हीरो हैं, ऐसे ही काम अच्छा करते रहिए। बिल्कुल, और उन गांव के लोगों का भी मानना पड़ेगा कि उन्होंने खुद श्रमदान करके, पैसे इकट्ठा करके
स्कूल के लिए, एक सरकारी स्कूल के लिए इतनी बेहतरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। तो दोस्तों अब आते हैं आज के क्विज़ कॉन्टेस्ट पे, जो कल हमने पूछे थे। कल एजुकेशन मिनिस्टर जी का जो डिपार्टमेंट है उनके ही एरिया में, जहाँ की वो गार्डियन मिनिस्टर है, वहाँ का हमने शो पे बात किए थे और उस पर क्विज़ के सवाल पूछे थे। तो सवाल था पहला कि हमारे महाराष्ट्र की एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो बिल्कुल वो वर्षा गायकवाड़ जी है। और दूसरा, स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? तो वो 700 बच्चे पढ़ते हैं। पहली से चौथी कक्षा में 700 बच्चे पढ़ते हैं। और तीसरा जवाब था वो स्कूल में कितने कंप्यूटर्स हैं? तो उसका जवाब है तकरीबन 2। तो दोस्तों 700 बच्चे पढ़ते हैं और 2 कंप्यूटर्स, ये बहुत ही गलत चीज़ है। आज के ज़माने में हर बच्चे को जो पढ़ाई करना चाहता है उसे कंप्यूटर की ज़रूरत है, और ये सरकारी स्कूल में तो कंप्यूटर ही नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ 2 कंप्यूटर्स है और बिल्कुल वो भी शायद चल रहे कि नहीं है ये भी नहीं बता सकते, तो बहुत गलत बात है। तो अब जवाब हमें पहले दिए सबा जी ने। सबा जी आपके तीनों जवाब बिल्कुल सही है। वर्षा गायकवाड़, 700 बच्चे और 2 कंप्यूटर। फिर दूसरा जवाब है हमें सुधीर जी ने। सुधीर जी आपके तीनों जवाब बिल्कुल सही है। वर्षा गायकवाड़ 700 और 2। और तीसरा है हमें राहुल जी ने मैसेज किए, उनका पहला जवाब है वर्षा गायकवाड़, दूसरा है 700 बच्चे और तीसरा है 350 कंप्यूटर। तो राहुल जी ये तीसरा जवाब गलत रहा। काश ये सही होता कि 350 कंप्यूटर्स उस स्कूल में होते, लेकिन बिल्कुल 350 नहीं है, सिर्फ 2 कंप्यूटर है। बहुत ही दुखदायक बात है ये। दूसरा अगला मैसेज है अब्दुल जी से, अब्दुल मुतल्लिब जी से। इन्होंने बिल्कुल तीनों सही जवाब दिए। वसीमा जी आपने बिल्कुल तीनों जवाब बिल्कुल सही दिए। दूसरा है मकसूद जी से, इन्होंने भी बिल्कुल तीनों जवाब सही दिए। उसके बाद अगला है जय जी से, जय। तो जय जी ने भी तीनों सही जवाब दिए। और आखिरी जो जवाब था वो निशात जी से है। निशात जी ने सिर्फ एक्चुअली वेलकम दिया है और लिखा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो निशात जी थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप बिल्कुल क्विज़ का जो सवाल हम आज पूछेंगे, आज इस वीडियो के बाद जो आपको क्विज़ के सवाल आएंगे उसके आप जवाब दीजिए और बिल्कुल हम आपका नाम इस शो पर लेंगे। दोस्तों कुछ लोगों ने बिल्कुल विस्तार में शो के बारे में या फिर कोई अन्य समस्या के बारे में डिस्कस किए। आपको भी अगर ऐसा कोई विषय जो आपके शहर में या फिर आपके गांव में है जिसे आप डिस्कस करना चाहेंगे, या आप चाहेंगे कि हम उस टॉपिक को इस शो में डिस्कस करें या उस पर रिसर्च करके कुछ अच्छा कंटेंट बनाएं, तो बिल्कुल हम करेंगे। आप बिल्कुल हमें लिखिए और आज के जो एपिसोड है इसके जो क्विज़ के सवाल आएंगे तो आप बिल्कुल इसका जवाब कल दोपहर 3 बजे तक दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर आप प्लीज़ नोट डाउन करिए ताकि आप हमें अपना नाम व्हाट्सएप करिए और हम वीडियो और क्विज़ के सवाल पूछेंगे। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9769667328। तो दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप बिल्कुल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बिल्कुल कोई भी चीज़ आप संक्षिप्त या फिर विस्तार में डिस्कस कर सकते हैं और हम इस शो पे उसके बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए धन्यवाद और जय हिंद।